हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो ये जैसे कि आपको पता है, हमने एक न्यू इनिशिएटिव चला रखा है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पे आपको मेंस की आंसर राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन मिला करेगा, एक आपको प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन मिला करेगा जिसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। ठीक है, सो ये वीक में 2 बार रहेगा। अभी हम पिछले टॉपिक्स उठा रहे हैं और ये 3rd वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। सो सबसे पहले आज का जो एडिटोरियल एनालिसिस में हम आर्टिकल देखेंगे दैट इज़ अबाउट द इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड। तो जो पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं वो अपनी मिनिस्ट्री के साथ बोलते हैं कि हम चाहते हैं दोबारा से इंडिया के साथ हम ट्रेड कर सके। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इंडिया वाले कहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द पाकिस्तान, और ख़ुद भी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं टू द पाकिस्तान। ठीक है, तो दोनों तरफ ट्रेडिंग चलती है। बट अगर ओवरऑल आप देखोगे तो इंडिया जो है वो सरप्लस में चलता है, यानी कि यहाँ पे ट्रेड सरप्लस देखने को मिल जाएगा। ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि हम फ़ायदे में हैं। ठीक है, हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तान। पर ऐसा क्या हुआ था कि हमने पाकिस्तान के साथ ही ट्रेड बंद कर दिया था। तो एक छोटी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 2019, ठीक है, ब्लैक डे आपको मिलेगा 14 Feb 2019, जब आप देखते हो पुलवामा अटैक हो जाता है। पुलवामा अटैक में हमारे जो CRPF के पर्सोनल्स थे तो उनकी हो जाती है डेथ, मर्टायर हो जाते हैं, बेसिकली शहीद हो जाते हैं उस अटैक के अंदर। तो अराउंड 40 पर्सोनल जो थे वो मर्टायर हो जाते हैं। उसके बाद 2019 में ही देखें तो एक और चीज़ हुई थी, दैट वाज द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 370, जिसमें जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का उसको रिमूव कर दिया जाता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 370। तो जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ था वो हो जाता है रिमूव। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। उसके बाद अगर थोड़ा और पीछे जाओगे तो एक 1996 की बात करें तो एक MFN होता है। MFN का मतलब है मोस्ट फेवर्ड नेशंस। मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या मतलब है वो देखते हैं। पर इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दर्जा दे देता है कि वो MFN में आते हैं, यानी कि इंडिया की MFN की लिस्ट में आ जाते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये जो MFN है ना, ये पहले देख लो किसका पार्ट है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1994। उसी का हिस्सा है ना ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, गेट जिसको बोलते हैं GATT। तो इसी का हिस्सा आ जाता है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या कहता है कि मान लो कोई कंट्री ए है, ठीक है, एक कंट्री B है, कोई कंट्री C है, D है। A और B के बीच में नेगोशिएशन हुई। कंट्री A कहती है कंट्री B को कि हम जहाँ पे पहले कितना टैरिफ, कितना टैक्स, कितनी ड्यूटी अप्लाई करते थे 20%, आज से हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं टू 10%। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज़ बोलेंगी भाई इसको इतना फ़ायदा दे दिया, हमें भी तो चाहिए। तो फिर कंट्री A को क्या करना पड़ेगा, C के साथ भी क्या करेगा, 20% से उसको रिड्यूस कर देगा 10%। वैसे ही कंट्री D के साथ भी क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा फ्रॉम 20% टू 10%। मतलब यहाँ पे एम करा जाता है कि ट्रेड के अंदर इक्वालिटी बैलेंस रहे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन अराइज कर जाता है कि फिर वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम की चीज़ है उसका क्या। तो कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखी हैं MFN के अंदर। एक्सेप्शंस क्या कहती हैं कि अगर आप किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो पहली एक्सेप्शन क्या आ जाती है कि जिनके साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिनके साथ आप चाहते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, उनके साथ आप कर सकते हो, MFN को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप नाफ्ता सुनते हो, नाफ्ता का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ही अंडर आता है नाफ्ता, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक यूरोपियन यूनियन का आ जाता है उसी तरह से। तो वहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट आ जाता है बिकॉज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ड्यूटीज़ नेग्लिजिबल होती हैं। दूसरा जो एक्सेप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आप जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं है पर डेवलप हो रहे हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकते हो। ठीक है, उनके साथ आप कर सकते हो डिक्रीज जितना आप करना चाहो, वो भी आपके MFN में नहीं आएगा। 3rd एक्सेप्शन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी कि कोई कंट्री अगर आपकी कंट्री में डंपिंग कर रही है। डंपिंग का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ वो सरप्लस में बना रहे हैं और आपकी कंट्री में सस्ते रेट पे उसको बेच दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टील की बात करें, स्टील के केस में क्या है, चाइना इसकी बहुत ज़्यादा रिगरस प्रोडक्शन करता है और इंडिया के अंदर आके डंप कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो इंडिया की स्टील इंडस्ट्री है वो एक्सप्लॉइट हो जाती है।
ठीक है, बहुत ही कम रेट के ऊपर, और क्वालिटी वाइज अगर देखें तो इंडिया के कंपैरेटिवली कम होती है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टील है वो डंप कर रहा है चाइना, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। तो जहाँ पे डंपिंग वाला केस होता है तो वहाँ पे आप, या फिर अनफेयर सब्सिडीज़ वाला केस होता है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप उनके ऊपर टैरिफ्स लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको एमएफएन का क्राइटेरिया फॉलो करना है, ठीक है। तो किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो ये डंपिंग का वाला केस जो है वो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो हमने तो 1996 में पाकिस्तान को दे दिया था दर्जा एमएफएन का, वो हमारे साथ एमएफएन की लिस्ट में आएगा, बट पाकिस्तान ने हमें एमएफएन का दर्जा नहीं दिया था। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। अब पाकिस्तान क्या करता है ना, पाकिस्तान ने एक लिस्ट बना दी, और पाकिस्तान ने वो लिस्ट बनाई, उसको नाम दे दिया नेगेटिव लिस्ट ऑफ 1209। अब 1209 ईयर नहीं है, ये प्रोडक्ट्स हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने क्या किए, इनको मेंशन कर दिया कि आप इंडिया से इंपोर्ट नहीं करोगे, कि ये हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, चाहे कमी आ जाए उस चीज़ की, पर इंपोर्ट नहीं करेंगे। सारी प्रोडक्ट्स आपने याद नहीं करनी होती बिकॉज इतना ज़्यादा नंबर है। सो 1209 प्रोडक्ट्स, और हम कितनी करेंगे, सिर्फ 138, इतनी ही प्रोडक्ट्स हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, बहुत कम। पर फिर भी फाइनेंशियल ईयर 17 की बात अगर करें तो फाइनेंशियल ईयर 17 में क्या पता चलता है कि जो इंडिया है वो सरप्लस में है, यानी कि इन दोनों का अगर ट्रेड देखें, इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड देखें, तो हम सरप्लस में हैं, यानी कि फ़ायदे में है, पॉजिटिव है, ठीक है, हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं बाय दिस ट्रेड। अब बोला गया सस्पेंशन तो लगा दी गई ट्रेड में 2019 में, पार्टीशन की बात नहीं करेंगे, वो हिस्टोरिकल डाटा आ जाता है, 2019 तक ही रहेंगे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रेड था वो कंप्लीटली सस्पेंड नहीं होता है। कंप्लीटली सस्पेंशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली ट्रेड चल रहा था। कैसे चल रहा था, यहाँ पे देखो मैप पे, ये इंडिया आ जाता है, इधर दुबई दिखेगा आपको, इधर सिंगापुर। तो इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉटन का ट्रेड हुआ था, बेसिकली कॉटन हो गया आपका, यान बोल सकते हैं। तो यान, आई जस्ट होप आपको पता हो। देखो एक फाइबर होता है, बिल्कुल छोटा सा जो धागा दिखता है ना आपको, वो भी फर्दर छोटे छोटे धागों से बना होता है। वो जो छोटे छोटे धागे होते हैं वो होता है फाइबर। जब इन छोटे छोटे धागों को मिक्स करके एक बिल्कुल प्रॉपर थ्रेड बना दी जाती है, उसको बोलते हैं यान। और फिर इनसे बनते हैं कपड़े वगैरह, जो भी चीज़ें बनाओगे उसको बोल देंगे फैब्रिक, ठीक है। सो ये प्रोसेस आ जाती है। पहला जो ये मेथड होता है इसको बोलते हैं स्पिनिंग, और दूसरा जो होता है ये है वीविंग, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। सो ट्रेड जो था वो पूरी तरह से सस्पेंड नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूट से अभी भी ट्रेड चल रहा था। क्या होता था, इंडिया क्या करता था, कॉटन जो है पहले भेजेगा, या तो सिंगापुर भेजेगा, ठीक है, या फिर दुबई भेज देगा, फिर जाके वो कराची पोर्ट में आएंगे, तो रास्ता बड़ा लंबा हो जाता है। और जब रास्ता लंबा होगा तो यहाँ पे टैक्सेस भी तो इंक्रीज़ करेंगे, एक रीज़न ये भी आ जाता है, ठीक है। तो ट्रेड जो था वो इनडायरेक्टली चल रहा था। और दूसरा केस कैसे बोल सकते हैं, ह्यूमैनिटी के बेसिस से, ह्यूमैनिज़म। अब 2020 में सारे ही हिट हो जाते हैं कोविड-19 में, तो पाकिस्तान भी चाहता था कि ये जो मेडिसिनल सप्लाई है वो हमें भी चलती रहे। तो चलने के लिए हमने क्या किया था, इंडिया ने क्या किया था, इस ट्रेड को कंटिन्यू किया था और हमने उनको मेडिसिन वगैरह भेज दी थी, ठीक है। तो ये ह्यूमैनिटी का एक एग्जाम्पल आ गया, ये आप एथिक्स में भी मेंशन कर सकते हो कहीं पे भी। और उसके अलावा अगर देखें इंडिया के ऊपर हम कितना टैरिफ लगाते हैं, कितना टैरिफ इंडिया इम्पोज करता है ऑन पाकिस्तान, तो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 200%। यानी कि कोई 10 रुपये की चीज़ है, कितने की बिकेगी, अप्रॉक्स 25 रुपीज़, 30 रुपीज़, ठीक है, 30 रुपीज़ की बिकेगी वहाँ पे। तो ये चीज़ भी देख लो, टैरिफ जो आते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ट्रेड देख लिया हमने, इनडायरेक्ट ट्रेड कैसे चला था, तो इंडिया क्या कर रहा था, या तो दुबई भेज देगा, दुबई से कहाँ पे, सिंगापुर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट ट्रेडिंग देखने को मिलती है, और फिर जाके ये दोनों पाकिस्तान में भेज देते हैं। तो जो इकॉनमी है पाकिस्तान की 2022 में वो हिट कर जाती है। कैसे, एक तो फ्लड्स आ जाते हैं, तो फ्लड्स आए, अगेन उनके पास ग्रेन्स नहीं बचते, और ग्रेन्स नहीं बचे तो ख़रीदने पड़ेंगे, तो इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी। महंगाई के बाद डेट ट्रैप चल रहा है, चाइना सो कॉल्ड उनका फ्रेंड, तो डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं ऑलरेडी। पहले तो लेते रहे पैसे, IMF से भी पैसे लेते रहे, तो बहुत ज़्यादा डेट हो रखा है इस टाइम पे। और अगर इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखोगे तो इनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दे आर इक्वलेंट टू नेग्लिजिबल, या फिर माइनस में बोल लो, बहुत कम बोल लेंगे इन शॉर्ट, ठीक है। तो इंडिया को इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ ट्रेड ओपन कर लेना चाहिए, बेचारों की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है, या रिजर्व का मतलब है जो आप एक्सचेंज करते हो, जो एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू होती है दूसरे के साथ उसको कंपेयर करते हो,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को पड़ती है। अब इंडिया अगर अलाउ कर देता है कि ठीक है पाकिस्तान के साथ ट्रेड कंटिन्यू कर देते हैं, तो ना सिर्फ इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, बट जो आगे की सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं आपके, ईरान, अफगानिस्तान एंड ऑल, वो सारे आ जाते हैं, उनके साथ भी ट्रेड खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो पंजाब के पास में वाघा अटारी जो बॉर्डर वाला एरिया आ जाता है, वहाँ से लैंड रूट ट्रेड होता है। ठीक है, वाघा अटारी बॉर्डर। ठीक है, पर यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है, जो पाकिस्तान है ये फिर टेररिज्म को प्रमोट करने लग जाता है। ठीक है, तो वो भी दिक्कत देखने को मिलती है बार बार। और अगर 2020 में वापस जाएं तो दिल नहीं करता इनके साथ ट्रेड करने का। क्यों? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि या तो आर्टिकल 370 को लेके आओ तभी हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हमारा तो वैसे भी सरप्लस में होता है। ठीक है, तो ये रहा न्यूज़ आर्टिकल, यहाँ से आप इसको रीड ऑन कर सकते हो। तो जो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं इशाक दर, वो कहते हैं सैटरडे को मार्च 23 कि ये जो कंट्री है दे विल सीरियसली एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ रिज्यूमिंग ट्रेड विद इंडिया। ठीक है, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड था, बायलैटरल ट्रेड था, वो हॉल्टेड है सिंस 2019। इसके बाद पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर चलता है डॉन करके, वो भी इसको रिपोर्टिंग करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंदन के अंदर, जहाँ पे वो बोलते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे इकट्ठे बैठेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आप नोटिस करोगे कि उस डिस्कशन में क्या हुआ, जितने भी ट्रेडर्स आए हुए थे सभी की एक ही मुद्दा था कि हमें क्या करना है, ये ट्रेड रिज्यूम करना है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेड है वो दुबई और सिंगापुर के थ्रू हो रहा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्रीट लगता है और एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट होती है। फ्रीट मतलब एक तो होती है ऐसी ट्रेन जो क्या करती है पैसेंजर्स को कैरी करती है, दूसरी आती है फ्रीट जो सामान कैरी करती है। एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट शिप्स के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो उसकी भी कॉस्ट इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो पॉज हो जाता है। क्योंकि इंडिया ने क्या किया था, आर्टिकल 370 को लगा दिया हॉल्ट, रोक दिया, एब्रोगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया 2019 में। तो पाकिस्तान ने क्या किया, सस्पेंड कर दिया अपने बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया। दूसरा आ जाता है कि ये कहते हैं कि जो ये आपने लगाया हुआ है आर्टिकल, जो आपने रिमूव करा है आर्टिकल 370, उसको दोबारा से क्या करो, स्पेशल स्टेटस को रिवोक करो, दोबारा से इस आर्टिकल को एस्टेब्लिश करो। तो वो चीज़ तो होने वाली नहीं है, तो इस वजह से भी इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड था वो हो जाता है पॉज। दूसरा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं हमारे, जो पाकिस्तान है जितने भी ऑप्शंस होते हैं इलीगल स्टेप्स को लेके वो सारे फॉलो करता है ताकि जो इंडिया है उसको नीचा दिखा सके। सो ऑल आर द रीजंस जिसमें आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड हो जाता है पॉज। पर इंडियन एक्सप्रेस जो इंडिया में चलता है ये बिल्कुल ऑपोजिट बोलते हैं। ये बोलते हैं कि क्योंकि हम इनके ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं 200% की, जिस वजह से ये इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं 200% की, जिस वजह से ये क्या करना, ये ट्रेड नहीं करना चाहते हैं हमारे साथ। ऑल्दो इंडिया ने MFN का स्टेटस दे रखा है पाकिस्तान को। इसके बाद MFN के बारे में हमने देख लिया, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें कंट्रीज जो होती हैं वो सारी ट्रेडिंग पार्टनर्स को इक्वली ट्रीट करती हैं। तो MFN में क्या किया गया कि अगर कोई कंट्री स्पेशल फेवर या फिर लोअर टैरिफ लगाती है एक ट्रेडिंग पार्टनर के साथ, तो वो दूसरे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ भी सेम करेगी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसका मेंबर है MFN? तो हमने देख लिया GATT, ऑलरेडी देख लिया ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मान लो ए कंट्री ने बी के साथ नेगोशिएट करा कि हम रिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम 10% to 5%, तो MFN के अकॉर्डिंगली इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बाकी के ट्रेडिंग पार्टनर्स होंगे उनको भी क्या करना पड़ेगा, ये 5% रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कोई भी कंट्री डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करेगी अगेंस्ट अदर्स, ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स हैविंग इक्वल एक्सेस टू द लोअर्ड टैरिफ्स। उसके बाद एक्सेप्शंस हमने देखी 3 कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी के साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे कि नाफ्ता आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कोई इशू नहीं है, तो उसके साथ आप कंटिन्यू रखो। एंड दूसरा, जिनको आप स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाह रहे हो, स्पेशली द डेवलपिंग नेशन जो अभी डेवलपमेंट के स्टेजेस पे हैं ताकि उनकी इकॉनमी ग्रो कर सकें, तो उनको भी आप स्पेशल स्टेटस दे सकते हो। MFN को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डंपिंग का केस बनता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था चाइना बहुत ज़्यादा सरप्लस में स्टील बनाता है, इंडिया में आके फेंक देता है, और जब फेंकता है तो वो लो कॉस्ट पे बिकता है, जिस वजह से इंडिया की स्टील मार्केट होती है एक्सप्लॉइट। ठीक है, तो उस केस में आप जितनी ज़्यादा सब्सिडी लगाना चाहते हो लगा सकते हो, जितना ज़्यादा टैरिफ लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ठीक है, तो MFN का जो प्रिंसिपल है ये मेनली फोकस करता है ताकि नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो इकोनॉमी में, एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिले इंटरनेशनल ट्रेड को, और कंपटीशन है इंक्रीज़ हो सके और लोअर प्राइसेस हो सकें कंज्यूमर्स के लिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो पुलवामा अटैक की भी हमने बात कर ली। 2019 में पुलवामा अटैक होता है, Feb 14, 2019।
लिस्ट आते हैं फ्रॉम द पाकिस्तानी ग्रुप जैश ए मोहम्मद, और एक आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का यूज़ करके जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बस जा रही थी लेटपुरा विलेज इन पुलवामा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे, उसकी वजह से 40 पर्सनल की डेथ हो जाती है। तो इंडिया ने विड्रू कर लिया पाकिस्तान का MFN का स्टेटस विद इन 24 आवर्स ऑफ द अटैक। अब वो मोस्ट फेवर्ड नेशन में नहीं आता फिर, तो दे आर द जो MFN है इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1994। ये जो आइडिया है यहाँ पे ये सारे मेंबर कंट्रीज़ पे लगता है ताकि इक्वालिटी बैलेंस रहे आपके ट्रेड के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या क्या कॉम्पोजिशन है इंडिया पाकिस्तान ट्रेड की, तो डिस्पाइट हैविंग MFN स्टेटस सिंस 1996, तो जो पाकिस्तान है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लिस्ट मेंटेन करता है, नेगेटिव लिस्ट ऑफ 1209 प्रोडक्ट्स, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम ये 1209 प्रोडक्ट्स इनसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस 138 प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करेंगे वाया लैंड रूट वाघा अत्तारी बॉर्डर लैंड रूट, ठीक है। तो फिर भी उसके अलावा भी अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो सरप्लस में चलता है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। यहाँ पे आ जाता है आपका वाघा बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद ये हमने देख लिया फाइनेंशियल ईयर 17 के अकॉर्डिंग हम सरप्लस में हैं। 2018-19 में अगर देखें तो कॉटन का, अगर कॉटन हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, तो हाफ ऑफ पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है वो इंडिया से ही करता है, ठीक है। कितना कितना बिलियन डॉलर्स है वो आप रीड कर सकते हो, मिलियन में है बेसिकली 550.33 मिलियन एंड 457.75 मिलियन अकाउंटेड फॉर अराउंड हाफ ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और भी मेजर पाकिस्तानी इंपोर्ट है इंडिया से, जैसे कि प्लास्टिक 131.1 मिलियन, ठीक है। टैनिंग डाइंग एक्सट्रैक्ट्स हो गए एंड मशीनरी मैकेनिकल अप्लाइंसेस, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है फ्रॉम इंडिया। मीनवाइल इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है फ्रॉम पाकिस्तान 2018 और 19 का अगर डाटा देखें तो मिनरल फ्यूल्स आ गए, आपकी नेचुरल गैसेस आ गई, क्रूड ऑयल वगैरह आ गया, इसमें सारा आ जाएगा। देन ऑयल आ जाएगा, एडिबल ऑयल, एडिबल फ्रूट्स, नट्स, ये सारी चीज़ें, सॉल्ट हो गया, सल्फर हो गया, स्टोन, प्लास्टरिंग मटेरियल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। स्लैग आ गया, ऐश आ गया, रॉ हाइड्स आ जाएंगे, लेदर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। बट जैसे 2019 में वो पुलवामा अटैक हो जाता है तो हम ये सारी चीज़ें विड्रू कर लेते हैं, दैट वी आर नॉट गोइंग टू इम्पोर्ट दिस थिंग फ्रॉम पाकिस्तान। इसके बाद क्या इंक्रीज़ होता है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं एज पाकिस्तान लुक टू इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। उसके बाद जो इनकी गवर्नमेंट है दे वांटेड सम अमाउंट ऑफ ट्रेड विद, जो इंडियन गवर्नमेंट है दे वांट सम अमाउंट ऑफ ट्रेड विद पाकिस्तान, जो कि लैंड के थ्रू एंड सी रूट के थ्रू, बट जितने भी बिजनेसेस हैं वो लैंड बॉर्डर के थ्रू नहीं होंगे और नेबरिंग कंट्री के थ्रू भी नहीं होंगे, तो स्टॉप कर दिया गया था उनको। तो इसके बाद वाघा अतारी बॉर्डर ये हमने देख लिया, ठीक है। क्या अभी तक कुछ चेंज हुआ है, तो ये पहली बार नहीं हो रहा कि जो पाकिस्तान है वो बात कर रहे हैं रिज्यूमिंग द ट्रेड। 2021 में भी पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो भी अलाउ कर देते हैं इंपोर्ट ऑफ कॉटन एंड यार्न फ्रॉम इंडिया। और उसके बाद जो लो डोमेस्टिक यील्ड आपको देखने को मिलेगी एंड हाई कॉस्ट मिलेगी इंपोर्ट की फ्रॉम द लाइक्स दैट ऑफ ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट, वो बिलीव टू बी द रीज़न बिहाइंड द चेंज ऑफ स्टांस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा रहे हैं तो इस वजह से ये चाहते हैं कि हम इंडिया की तरफ स्विच कर जाएं। तो अगेन यू टर्न देखने को मिलता है प्राइम मिनिस्टर का 2020 के अंदर, जहाँ पे इमरान खान कह देते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस ट्रेड बिकॉज जो आर्टिकल 370 है वो एब्रोगेट हुआ है, उसको दोबारा से लाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने रीड ऑन कर ली हैं ऑलरेडी, जो कि आप दोबारा से यहाँ पे देख सकते हो। क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जो 2022 में फेस करता है पाकिस्तान, जैसे इन्फ्लेशन देखने को मिला, क्यों मिला, क्योंकि फ्लड्स आ रखे थे, ग्रेन की शॉर्टेज पड़ जाती है। इन्फ्लेशन के बाद हमने और भी रीजंस देख लिए, मल्टीपल क्राइसिस हुए, जैसे फूड एंड एनर्जी नीड जो थी पॉपुलेशन की वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। इमरान खान की स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि चेंज हो जाती हैं इन पाकिस्तान, दैट्स व्हाई दे वांट टू डू दिस ट्रेड विद इंडिया अगेन, ठीक है। सो उसके अलावा बहुत सारा डेट ट्रैप हो रखा है पाकिस्तान के ऊपर, वो भी यहाँ पे आ जाता है। और कुछ इंडियन ट्रेडर पर्टिकुलरली पंजाब, तो दे ऑल्सो होपिंग कि ये जो ट्रेड है ये कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि हम भी चीज़ें बेच रहे हैं ना, पूरा ओवरऑल ही थोड़ी फ़ायदा देखना होता है। जो कम्युनिटी है वो उस चीज़ को बेच रही है, उनका भी तो फ़ायदा देखना पड़ता है। तो दे आर ऑल्सो फोकसिंग कि ये ट्रेड जो है वो कंटिन्यू हो जाए दोबारा से,
ठीक है, क्योंकि जो अभी ही एडिड जो ट्रेड हो रहा है पाकिस्तान के साथ करंटली इन्वॉल्व्स गोइंग थ्रू ईरान और दुबई, जिसकी वजह से कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सेकंड आर्टिकल हम देखेंगे वाटर क्राइसिस के ऊपर। आपको पता है बेंगलुरु ने हाल ही में ये वाटर क्राइसिस फेस किया है, तो इसके बारे में एक जिस्ट ले लेते हैं पहले तो जो वाटर है इंडीड इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस। वो आपने ऐड देखी होगी, तेरा मेरा मत कर सासू ये पानी तो सबका है। ठीक है, सो सोसाइटी के अंदर फाइट्स हो जाती हैं फॉर द वाटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3, कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो 22 मार्च की बात करें तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड वाटर डे। वाटर क्राइसिस क्यों चल रहे हैं? इट्स नॉट ओनली अबाउट द वाटर क्राइसिस, इवन अगर वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी आप देखोगे वो भी इम्पैक्ट हो रखी है। ठीक है, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। इसके बाद जो वाटर क्राइसिस के मेन रीजंस होते हैं वो तो एक तो आ जाता है आपका अर्बनाइजेशन, दूसरा आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और एग्रीकल्चर में हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ग्राउंड वाटर को यूज़ कर लेते हैं, तो एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अ रीज़न। अनसस्टेनेबल वे से जब यूज़ करते हैं, ठीक है, अनसस्टेनेबल वे से। चौथा क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिल जाएगा, इराटिक रेनफॉल, फ्लड्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद वाटर का ओवर यूज़ से मतलब है मोटर ऑन करके रखी हुई है, पानी बहता जा रहा है जबकि ज़रूरत नहीं है, तो ओवर यूज़ हो रहा है वाटर का। देयर आर सो मैनी रीज़न जिसकी वजह से हम वाटर क्राइसिस आज फेस करते हैं। 17 कंट्रीज़ हैं जो कि आज वाटर स्ट्रेस फेस कर रही हैं। 17 कंट्रीज़ आर देयर। इंडिया भी वाटर स्ट्रेस को फेस कर रहा है, स्पेशली 2025 से लेके 2050 हमारा भी जो ये वाटर क्राइसिस का लेवल है बहुत ज़्यादा हमें फेस करने को मिलेगा। एग्जाम्पल आप बेंगलुरु का ले सकते हो जहाँ पे वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इस टाइम पे। अब अगर ग्राउंड वाटर की बात करें तो जो ग्राउंड वाटर है वो भी हैविली डिप्लीट हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो आप नोटिस करोगे कि जो 72% है वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, ओनली इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड ऑल में। 16% वाटर आप देखोगे हाउस होल्ड और जो बाकी सर्विसेज हैं, पीने का पानी हो गया, उस सभी चीज़ों में यूज़ हो रहा है। 12% अब नोटिस करोगे तो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। तो अगेन आप देखोगे ग्राउंड वाटर जो है वो हाईली डिप्लीट देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप देखोगे पेरिनियल रिवर्स आपकी जो होती हैं, पेरिनियल रिवर्स होगी, आपकी स्ट्रीम्स होगी, ये आप नोटिस करोगे सूख रही हैं। सूख नहीं रही तो क्या हो रहा है? यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस आपको वाटर क्राइसिस की तरफ लेके जा रहे हैं। लैक ऑफ प्रॉपर सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है, प्रॉपर सरफेस नहीं अपने पास, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट नहीं है, वो भी एक मेजर कंसर्न है। रेनफेड रीजन्स जैसे कि इंडिया के अंदर आप देखोगे तो 48% जो है वो लैंड एरिया आ जाता है, लैंड एरिया, एंड प्रोड्यूस नियरली 48% ऑफ ग्रॉस एज प्रोडक्ट, ग्रॉस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वाटर अवेलेबिलिटी को एनहांस करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? बोथ क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज, दोनों ही तरीक़ों से। प्रमोट करो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। उसके बाद एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, इन सीटू भी और एक्स सीटू भी, अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, रूफ टाइम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, रूफ टाइम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। ठीक है, गवर्नमेंट को एम्फेसाइज करना चाहिए कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर जो आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है। तो 2024 में आप देखोगे जो वर्ल्ड वाटर डे का थीम है दैट इज़ वर्ल्ड वाटर फॉर पीस। इसका मेन एम है कि फ्रेश वाटर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी अवेयरनेस को जनरेट करना अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जो भी इस वाटर को यूज़ कर रहे हैं, सभी यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये जो वाटर की प्रॉब्लम है ये ना सिर्फ हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, इंडस्ट्रीज़ में, हाउस होल्ड, सारी जगह पे ये वाटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इंडिया की वाटर सिचुएशन अगर देखें तो वो भी डिग्रेड करेगी बाई 2025 टू 2050 तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, तो ये आप एक बार रीड कर सकते हो, और अगर आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम से ले लेना। ठीक है, सॉल्यूशन हमने देखे थोड़े थोड़े शॉर्टकट में। रिवाइवल करो पॉन्ड्स और वाटर बॉडीज़ का, ये हमने देखा। जो जितना वाटर रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, एंड बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक तरह से बता दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, इंडिया भी फेस करेगा प्रॉब्लम, क्यों? इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन मिल रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट चेंज मिल जाता है, इराटिक रेनफॉल पैटर्न्स मिल रहे हैं।
ठीक है, वाटर का ओवर यूज़ हो रहा है, इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट है, पॉल्यूशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग स्टेक होल्डर्स, ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहे हैं, देयर आर सो मैनी रीजंस जिसकी वजह से हम वाटर क्राइसिस आज फेस करते हैं। वाटर स्कैसिटी जिसकी वजह से पुअर फंक्शनिंग हो रही है इकोसिस्टम के अंदर, और फूड एंड वाटर सिक्योरिटी हॉल्ट कर रही है, थ्रेटन हो रही है, अल्टीमेटली पीस को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 17 कंट्री जो हैं वो एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस फेस कर रही हैं, और विच इज़ लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट। इवन इंडिया के अंदर आप देखोगे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ही कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, पीपल के बीच में। इंडिया इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया के अंदर भी जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो ऑलरेडी इनफ है टू बी कैटेगराइज्ड एज वाटर स्ट्रेस्ड, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये और ज़्यादा रिड्यूस कर जाएगी फ्रॉम 1341 मिलियन क्यूब बाई 2025 एंड 1140 मिलियन क्यूब बाई 2050। ऑल्सो 72% जो वाटर है वो कहाँ से विड्रॉ होता है, एग्रीकल्चर में विड्रॉ होता है, 16% म्यूनसिपैलिटीज़ में, हाउस होल्ड सर्विसेज एंड 12% इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। ज़्यादातर स्टेट्स में अगर आप नोटिस करोगे जितनी भी मेन सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, उनका जो ग्राउंड वाटर है वो ऑलरेडी डिप्लीशन पे है। एग्जाम्पल बेंगलुरु का चल रहा है, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इनमें भी जो ग्राउंड वाटर कंजप्शन है उनकी अवेलेबिलिटी 172% है, 137% है एंड 133% है रिस्पेक्टिवली, ये सभी का बताया हुआ है। और तो ये भी बताता है हमें कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हैं, तो वी नीड टू चेक आउट दीज थिंग्स। इन कॉन्ट्रास्ट तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा ये ग्राउंड वाटर का लेवल, तो विच इज़ अराउंड 77%, 74%, 67%, 57%, 53% रिस्पेक्टिव। मोस्ट ऑफ द जो पेरिनियल और रिवर्स हैं आपकी, पेरिनियल यानी कि जो परमानेंट फ्लो देती हैं आपको, स्ट्रीम्स हैं उनका जो इंटरमिटेंट फ्लो है वो भी ड्राई होता जा रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में आप देखोगे आफ्टर अप्रैल और मई बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है इवन फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस। स्प्रिंग जो होता है इंडिया के हिली एरियाज़ में वो अब ऑलमोस्ट ड्राई देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ हैं वो कितनी हैं, 5,56,601, जिनका जो इरीगेशन पोटेंशियल है कवर करता है अराउंड 62,71,180 हेक्टेयर। बट ड्यू टू लैक ऑफ और इनअप्रोप्रिएट कैचमेंट ट्रीटमेंट मेजर्स, बैड डिज़ाइन एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ वाटर बॉडीज़, जो ज़्यादातर रिजर्वॉयर्स, वाटर बॉडीज़, वेटलैंड्स हैं, ये अब क्या कर चुके हैं, ड्राई कर रहे हैं या फिर पॉल्यूटेड हो रखे हैं, तो लोअर एफिकेसी देखने को मिलेगी और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी आपको रिड्यूस होती हुई दिख जाएगी। इसके बाद जो ज़्यादातर एरियाज़ हैं जहाँ पे आप देखोगे ट्यूबवेल डेंसिटी एंड नेटवर्क्स हैव इंक्रीज्ड, जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जितना डिस्चार्ज हो रहा है रिचार्ज उससे कम रेट पे हो रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। तो जो ज़्यादातर इंडिया का फूड ग्रेन है वो किसके ऊपर फोकस्ड है, रेन फेड रीजन पे, यानी कि बारिश के ऊपर फोकस रहता है। तो पीएम ने स्ट्रेस करा था चीज़ों पे कि नई टेक्नोलॉजीज लाई जाएं जिससे हम सॉइल हेल्थ को चेक करें टाइम टू टाइम एंड वाटर को कंजर्व कर सकें and pitch for the efficient use of every drop of water. Hence paying attention to these points is important. तो water availability होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और both quality and quantity, and blue and green water is vital since water is more than just a basic human right. Water is also an instrument of peace building and enhances the overall quality of life. Promoting sustainable agricultural production, ensuring water security and maintaining environmental integrity and increasingly becoming important issues, ठीक है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए एंड एंश्योर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करता है, रेजिलियंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वाटर स्कैसिटी एंड ड्रॉट बाय ऑगमेंटिंग रिचार्ज एंड एडिंग इरीगेशन। अगर ऑप्टिमम यूज़ करेंगे सरफेस वाटर का बाय लार्ज स्केल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, तो हम ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज होने में हेल्प कर देंगे। सो इसके बाद गवर्नमेंट एम्फेसाइज करती है पर ड्रॉप मोर क्रॉप के ऊपर, गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, हर मेद पे पेड़। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं बाय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई वाटरशेड मैनेजमेंट मिशन, अमृत सरोवर एंड जल शक्ति अभियान, ठीक है। तो इन प्रोग्राम्स के अंडर ये सारे छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो मेन एम्फेसिस है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, कैसे वाटर बॉडीज़ को रिजुविनेट करा जाए और
कैसे बोरवेल्स को रिचार्ज करा जाए, कैसे हम रिचार्ज कर सकते हैं बाकी स्ट्रक्चर्स को। वाटरशेड डेवलपमेंट पे फोकस है, इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन के ऊपर फोकस है। एंड देयर इज़ द नीड फॉर प्रोटोकॉल ऑफ रिवाइवल ऑफ पॉन्ड्स, वाटर बॉडीज, इट इज़ अनअवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, तो इसी के चलते आप देखोगे डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट फोकस पे फोकस रखे हुए हैं टू इम्प्रूव द वाटर बॉडी, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे फोकस किया जा रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है आपने मोटर ऑन करी, आप कहीं दूर हो तो आप क्या करोगे, उसको चलने दोगे, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से फ्री हो रखी है अगर, या कोई सब्सिडी मिल रखी है, तब तो फिर वैसे कदर नहीं रहती। फ्री चीज़ों की आजकल कदर वैसे भी नहीं होती। तो उस केस में क्या है कि या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्री ना दो, या तो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ जाएं कि एक तो लोग अवेयर हों कि वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट ऑफ थिंग की हेल्प से क्या किया जा सकता है, अगर आप दूर हो तो अपने मोबाइल फ़ोन से ही उस स्विच को ऑफ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। वाटर मीटर्स लगा दिए जाएं ताकि वेस्ट ना हो वाटर। फ्री इलेक्ट्रिसिटी ना दी जाए जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो हैं वो कदर नहीं करते चीज़ों की, और जो मोटर्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती हैं। ठीक है, लैंड न्यूट्रलिटी पे फोकस किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, वही लिखी है। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, इवैल्यूएट द सेवेरिटी ऑफ वाटर क्राइसिस इन इंडिया एंड सजेस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट। इसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कॉटन कैंडीज़ में यूज़ किया जाता है और वो कलर देता है पिंक, रेड कलर, ऐसे कलर देता है, ज़्यादातर बेबी पिंक सा कलर देता है। वो कौन सा सब्सटेंस है? तो आर से वो स्टार्ट होता है। यू कैन गिव दैट नेम इन द कमेंट सेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कैसे वाटर इनसिक्योरिटी वीमेन को इम्पैक्ट करती है, वीमेन की लाइफ को इम्पैक्ट करती है। तो उसके ऊपर एक फुली फ्लेज्ड टॉपिक है जो कि ना सिर्फ आपको जीएस पेपर 1 में हेल्प करेगा, बट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एसेज एज वेल। ठीक है, वीमेन को कैसे एम्पावर किया जा सकता है। तो वीमेन ना सिर्फ बिजनेस वीमेन बन के ही एम्पावर होती हैं, बट ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द रूरल एरिया। ठीक है, तो अगर एक नेशनल सैम्पल सर्वे के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो 41% हाउस होल्ड हैं, ठीक है, वो आज वाटर स्कैसिटी को फेस करते हैं। और पानी लाने के लिए उनको अराउंड 200 मीटर के डिस्टेंस से लेके 1.5 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक जाना पड़ता है। और स्पेशली वहाँ पे कौन जाती हैं? फीमेल्स जाती हैं। गाँव की अगर बात करी जाए वहाँ पे फीमेल्स ही जाती हैं। और अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो आपको 18% मिलेगा, पर अगर टोटल वाटर अवेलेबिलिटी देखें पूरे वर्ल्ड में तो कितना है? 3% उसका चंक मिलेगा इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे वीमेन के ऊपर। तो वीमेन जो है वो बर्डन फील करती हैं। अब 1.5 किलोमीटर तक उनको अगर पहुँचना है, 1 किलोमीटर तक उनको जाना है, तो आराम से उनको 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो उनके जो बाकी डोमेस्टिक वर्क्स होते हैं, तो आदमी भी ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं हाथ बंटा दे बैठे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, ठीक है, पंचायत लगाई होती है अपनी, तो डोमेस्टिक वर्क उनका रुक जाता है। जो वीमेन होती है उनका डोमेस्टिक वर्क रुक जाता है। और जो उसके बाद देखोगे आप कि उनकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्पेशली पहले वीमेन की कैटेगरी में भी गर्ल्स को उठाते हैं। ठीक है, जो छोटी लड़कियां होती हैं, बोला जाता है कि मेरा काम डिस्टर्ब ना हो तो मम्मी क्या करेगी? लड़की को भेज देगी, जाओ पानी लेके आओ। वो जाएगी, स्कूल मिस हो जाएगा। ठीक है, स्कूल मिस हुआ तो एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होगी? मिस हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। इससे वायलेंस भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, वायलेंस कैसे इंक्रीज़ करता है उसको भी अभी देखते हैं कैसे करता है। अब ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, खुले में शौच। ठीक है, इससे क्या है, कुछ नैरो माइंडेड इन्फीरियर पीपल जो कंट्री के नाम पे धब्बा होते हैं, दे मे कॉज सेक्शुअल वायलेंस है। ये तो आ गया वायलेंस का एग्जाम्पल। इसके अलावा और क्या हो सकता है? यहाँ पे गर्ल को अगर सेक्सुअल वायलेंस नहीं हुआ तो और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ओपन डेफिकेशन की वजह से, बिकॉज वाटर कम है तो डायरिया फेस करती हैं। ठीक है, डायरिया फेस करती हैं। दूसरा, टाइफॉइड हो सकता है। तीसरा, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब ये वाटर स्कैसिटी फेस करता है कोई भी। ठीक है, सो उसके बाद जल जीवन मिशन, जैसे आपने सुना होगा, नेशनल वाटर मिशन आपने सुना है, जल जीवन मिशन आपने सुना है, नेशनल वाटर मिशन आपने सुना है, जिसमें फोकस किया जाता है कि कैसे हम पॉलिसीज़ बनाएं जिससे वाटर मैनेजमेंट हो सके। फॉर वाटर मैनेजमेंट कैसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे क्या हो सके, जो वाटर मैनेजमेंट है वो हो सके। फ्रेश वाटर मिले सभी को, क्या मिले? फ्रेश वाटर मिले सभी को वाया टैप कनेक्शन, नल लगे रहें सभी को, वो मिलता रहे पानी।
तो एक तो ये चीज़ आ जाती है। तीसरी चीज़ आप क्या देखोगे, यहाँ पे 2 W's के ऊपर फोकस किया जाता है। एक आ गया वाटर, दूसरा आ गया विमेन। ठीक है, यहाँ पे इंश्योर करा जाता है कि जो वीमेन हैं वो क्या करें, जो वाटर से रिलेटेड कमेटीज़ हैं उनके अंदर पार्टिसिपेशन करें। वो ग्राम पंचायत हो सकती है आपकी, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं। सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और जो कॉमन प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर एड्रेस करते हैं। माइक्रो फाइनेंसेस भी देते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों को माइक्रो फाइनेंसिंग भी करी जाती है, छोटे लेवल पे लोन्स दिए जाते हैं। तो ये आ जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, 2 W's के ऊपर फोकस कर लिया गया, एक तो वाटर और दूसरा विमेन। और बोला गया है कि एटलीस्ट हर विलेज से एटलीस्ट 5 वीमेन जो हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए कि वो ये जो वाटर की क्वालिटी डिग्रेड कर रही है उसके ऊपर पूरी पीरियोडिक मॉनिटरिंग कर सकें। तो 5 वीमेन जो हैं वो एटलीस्ट हर एक विलेज से होनी चाहिए। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु के अंदर, उनके ऊपर एक सर्वे करा गया। क्या सर्वे करा गया, एक तो उनको पहले वाटर प्रोवाइड किया गया, हर घर जल। ठीक है, सभी घरों में क्या किया गया, वाटर प्रोवाइड कर दिया गया। और जब उनको पानी मिल गया, जब वाटर की सप्लाई पूरी आई, तो वहाँ पे नोटिस करा गया कि जो वीमेन की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई। कैसे इम्प्रूव हुई, एक, अब उनका जो टाइम था वो बच रहा है। जो पहले टाइम सारा का सारा पानी लाने में जा रहा था वो अब क्या है, रिड्यूस हो गया। तो अगर वहाँ से रिड्यूस हुआ तो वो बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकती है। यानी कि जो चाइल्ड केयर है, चाइल्ड केयर के ऊपर हमने देखा कि जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे डोमेस्टिक वर्क्स हैं उनमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी। कुछ ने कोर्सेज़ ज्वाइन कर लिए, छोटे छोटे कोर्सेज़ जो होते हैं वो ज्वाइन कर लिए। और जो चिल्ड्रन, पहले अब मम्मी नहीं होगी घर पे, बच्चों को तैयार कौन करेगा, तो उससे क्या हुआ, उनके जो अब बच्चे हैं वो उनके ऊपर फोकस कर सकती हैं, तो टाइम से वो स्कूल पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट का सर्वे है। ठीक है, छोटे लेवल पे है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करा गया कि यस, अगर पानी आ रहा है हर घर में, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इनडायरेक्टली इंप्रूव होती है। ठीक है, सो इंडिया की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो ना सिर्फ सैनिटेशन के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि सफाई के ऊपर होनी चाहिए, ना सिर्फ वाटर के ऊपर होनी चाहिए, बट ऑल्सो ऑन द सोसाइटी में भी कौन, स्पेशली विमेन। ठीक है, अल्टीमेटली जो विक्टिम बनता है वो कौन होता है, विमेन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विक्टिम कार्ड प्ले करिए ये वो सो, बट येस, यहाँ पे हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि ना सिर्फ सैनिटेशन के ऊपर फोकस करे, ना सिर्फ वाटर के ऊपर फोकस करे, बट ऑल्सो ऑन द सोसाइटी, एनवायरमेंट को भी मद्देनज़र में रखा जाए। ऑल्सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्क है वाटर का वो रिड्यूस होना ही चाहिए, तो जो टैप कनेक्शन है वो सभी को मिलना ही चाहिए। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे होता है, 78th राउंड हुआ और जिसमें मल्टीपल इंडिकेटर बताए गए और 41% बोला गया कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुँचता। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो लाइफ होती है वो इम्पैक्ट होती है। इसमें ये भी सजेस्ट करा गया कि कैसे lack of access to water can cause considerable stress among the household. वाटर स्कार्स एरियाज़ में हमने क्या देखा कि हाउस होल्ड्स के अंदर कि जो प्रिंसिपल वाटर सोर्सेज हैं दे लाई आउटसाइड देयर हाउस होल्ड प्रीमाइसिस। वाटर कलेक्शन जो है वो टिपिकली परसीव होती है एज अ जेंडर्ड एक्टिविटी, वीमेन को ही लाना पड़ता है, और जिसकी वजह से जो बाकी के जो लाइफ है वीमेन की और गर्ल्स की हाउस होल्ड के अंदर उनके ऊपर काफ़ी बर्डन आ जाते हैं और वो बाकी कुछ चीज़ें नहीं कर पाती। वाटर इनसिक्योरिटी वीमेन की एवरीडे लाइफ को इम्पैक्ट करती है, हाउस होल्ड डायनामिक्स को इम्पैक्ट करती है, सोशल रिलेशन को इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा बहुत सारी स्कूल की अटेंडेंस देखोगे, लड़कियों की एकेडमिक परफॉर्मेंस देखोगे तो वो सारी रिड्यूस कर जाती है। वायलेंस फेस करना पड़ सकता है वाटर कलेक्शन के चक्कर में, जिसकी वजह से उनके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद रिसर्च सजेस्ट करती है लैक ऑफ एक्सेस टू एडिक्वेट वाटर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डेफिकेशन। डेफिकेशन ओपनली करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको डिजीज़ देखने को मिल जाएंगी, जैसे डायरिया, टाइफाइड, कॉलेरा and impact on the menstrual health. Women who practice open defecation also face psychosocial stress as well as greater risk of non-partner sexual violence. जल जीवन मिशन, नेशनल वाटर मिशन जैसे मिशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट शिफ्ट कर रहे हैं इन द पॉलिसी फॉर वाटर मैनेजमेंट। जल जीवन मिशन की बात करें तो ये एक्सेस प्रोवाइड करता है फॉर द ड्रिंकिंग वाटर थ्रू हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। इसकी वजह से
जो वीमेन की लाइफ है वो थोड़ी सी गेनफुल एक्टिविटीज़ की तरफ इन्वॉल्व हो सकती है। ग्राम पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बात करी, इसमें वीमेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करनी चाहिए, वीमेन को एनकरेज करना चाहिए इन इन्वॉल्वमेंट इन द पानी समितिज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम एट द विलेज लेवल। जल जीवन मिशन गाइडलाइन ऑल्सो रिकमेंड कि एटलीस्ट 5 वीमेन को तैयार किया जाए ताकि वो जो वाटर की क्वालिटी है उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सके। ठीक है, दिस सर्व द ड्यूअल ऑब्जेक्ट ऑफ एम्पावरिंग दीज वीमेन एज वेल एज ensuring द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स अंडर दिस प्रोग्राम। इसके बाद तमिलनाडु की जो केस स्टडी मैंने आपको बताई उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। वी फाउंड कि जो हाउस होल्ड एक्सेस है सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इट एनेबल अंडर द जल जीवन mission which reduces the time spent on collecting water from off premises, leading to time gains among women which they spent on the better management of household tasks, children schooling and child care। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली। इसके अलावा ये बोला गया कि ना सिर्फ वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए बिकॉज उसमें हम ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट वी शुड ऑल्सो कंसीडर एनवायरमेंट एज वेल एज जेंडर। सिर्फ वीमेन ही इसमें रोल प्ले ना करे, अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैन शुड ऑल्सो वर्क। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर कवर कर ली। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टेकिंग अ स्क्रीनशॉट। सो मैं आंसर बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या फिर आप इसको चेक कर लेना फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको मिलेंगे मार्च के जो 3rd वीक में अभी हम देखेंगे। 23 मार्च से लेकर 26 मार्च ये टॉपिक्स न्यूज़ में चल रहे थे, सो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू नीड द PDF you can just check out my Telegram channel which is already given in the description box। So thank you everyone, have a nice day, and चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।